ब्रेक के बाद कायदा कानून में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिकवरी एजेंट्स की, किस तरह से रिकवरी एजेंट्स अपनी हदें पार करते हैं और क्या है इसका सोल्यूशन, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सुनाते हैं आपको हमारे पास एक उदाहरण है, एक विक्टिम के पास किस तरह से एक रिकवरी एजेंट करता है फोन और क्या कुछ होता है। आइए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं। अपने बाप से फोन करवा लिया? आपने बात कर ली? हाँ, बड़ा तमीज से बात कर रहा है, क्या हो गया तुम्हें अभी? बता क्या कर? हाँ, बड़ा तमीज से आ गया तो क्या बात है? ले ले भाई, बात कर ले। हाँ, किससे बात करनी है बता? बता ना, बता दे भाई, किसने बाप से फोन करवा लिया? अब बता पेमेंट के लिए थी? तूने बात कर ली? हाँ, बस ठीक है। अब बताओ पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड की। जो मर्जी आता है बोल ले भाई, मैं तो सुन रहा हूँ। तुम ही रहा पैसा देना है ना, बहुत से लौटे थोड़ी लगी थी कार्ड का। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं सुन रहा हूँ, तू बता ना भाई। अरे कुन्नी के पैसा कार्ड गया पैसा तुमने, ये पैसा वापस करना होता है बॉस। ये सही सर कार्ड यूज किया है ना, ये पैसा तो देना पड़ता है। ये सबका बाजार का शेरी का बाजार नहीं था जो कार्ड तूने खर्च करा है, ऐसे कर रखी है पैसे, ठीक है? जो तूने ज्वेलरी खा रखी है, रस्ते में उड़ा रखी है, तो पता चलेगा ना इसके लिए। फ्री का पैसा थोड़ी था तुम्हारा बॉस। ये बड़ा बेशर्म इंसान हो, तो फर्क नहीं पड़ता। तुम यार 20 बच्चों से गालियां खा रहे हो, ज्यादा अच्छा लगता सुनना यार। तो ये हमने सुना किस तरह से एक रिकवरी एजेंट फोन करता है एक विक्टिम को और किस हद तक वो गुजर सकता है। वो बीवी बच्चों की बात करता है, वो गालियों की बात करता है, वो हर तरह की बेशर्मी पर उतर आता है। तो चलिए प्रदीप जी हमारे साथ स्टूडियो 2 में, उनसे जानते हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था आपके साथ, खुलकर बताइए। रिसेशन के कारण मेरी जॉब चली गई, जिसके कारण मैं अपना जो लोन मैंने लिया था बैंकों से, मैं टाइम पे उनकी EMI नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते रोज मुझे कम से कम बैंक रिकवरी एजेंट 100 कॉल करते थे। मेरी सुबह भी रिकवरी एजेंट के कॉल से होती थी, मेरी आंखें खुलती थी, उनका कॉल आता था। मैंने उनको समझाने की लाख कोशिश करी कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं है, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। सुबह शाम मेरे पास फोन करते रहते थे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। फिर ना जाने कहां से उन्होंने मेरे फोन की डिटेल निकलवाकर मेरे रिश्तेदारों को कॉल करना चालू कर दिया। मेरे रिश्तेदारों को बोला जाता था कि ये भिखारी है, जो इनने पैसा खा लिया बैंकों का, इनको बोलो कि पैसा दे। इतना सुनने के बाद वो मुझे कॉल करते थे, मुझे भिखारी की औलाद, भिखारी, चोर बोलते थे, जिसके कारण मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा ना रह गया। फिर मुझे एक कंपनी नजर आई, इमैकुलेट डेट मैनेजमेंट। मैंने इनसे संपर्क साधा, जिसके चलते मेरे बिहाफ पर इन्होंने बैंकों से मेरी परेशानी दी। रिकवरी एजेंट्स किस तरीके से मुझे गाली गलौज करते थे, किस तरीके से मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करते थे, मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चों को सुनाते थे, उनको बताया बैंकों को कि इस तरीके से कस्टमर परेशान है, जिसके चलते मैं आज राहत महसूस कर रहा हूँ। जी चलिए, तो ये डेप्ट मैनेजमेंट का फायदा प्रदीप जी आपको हुआ। तो जिस तरह से सारी ये जो कहानी हमारे सामने आई है, आपने बताया कि रिश्तेदारों को फोन किया जाता था और बहुत ही बुरे तरीके से बुलाया जाता था, आपके बारे में बात की जाती थी। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि रिकवरी एजेंट रखना बैंकों की मजबूरी है, वरना लोग सीधे तरीके से कर्ज वापस ही नहीं करते? नहीं, रिकवरी एजेंट रखना तो जरूरी है, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए, पर उसके लिए एक तरीके से बात करना होता है। वो आए, रात को 9-9 बजे मेरे घर पे 4-4 बंदे आ जाते थे, बोलते थे कि नहीं जाएंगे जब तक पैसा नहीं दोगे। जी, मैं तो क्या आप पुलिस पर गए कभी? पुलिस पे जाने के लिए मेरे पास विकल्प था, पर वो इतना मुझे प्रेशराइज करते थे, मेरे पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, सारी जगह वो बोल देते थे, जिससे मैं सोचता था कि पुलिस में मैं क्या करूंगा। जी, बदनामी के डर से मैं कभी पुलिस में नहीं गया। लेकिन पूरी तरह से यानी कि जागरूकता की कुछ कमी रही होगी। बिल्कुल। तो जागरूकता की कमी, जी हाँ, जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ जो हमारे पास इमैकुलेट के डायरेक्टर हैं सुरेश खंडेलवाल जी। सुरेश जी, जिस तरह से हमने प्रदीप जी से बात की, जो हमने फोन सुना, हर तरह की बात हमने सुनी है इसमें, इस फोन में। एक चीज जानना चाहेंगे, क्या पब्लिक इतनी जागरूक अभी तो नहीं है इन मामलों में, खासकर डेप्ट मैनेजमेंट के मामले में? तो क्या जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे कोशिश की जा रही है कि उनसे बचा जा सके, पब्लिक को पता लगे कि अभी बहुत रास्ते हैं? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत पुराना नहीं है। क्रेडिट कार्ड का जो चलन है ये बहुत पिछले कुछ सालों से ही हुआ है जी। और मेरे ख्याल से बैंक ने जो लोन दिए हैं वो ये देखकर नहीं दिए कि वाकई में उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है
और अगर रिपेमेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे? कुछ नॉर्म्स की कमी है, और जब लोग आदमी लोन लेता है या उसको फोर्सफुली मिलता है, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, जब लोन मिलता है तो आदमी आसानी से जब लोन मिल जाता है उसको कंज्यूम कर लेता है, चाहे उसने बिजनेस में लगा दिया या वो किसी परचेजिंग में लग गया, एक जनरल एक प्रॉब्लम है, और लग गया। उसके बाद में जब वो रिकवरी की बात आती है और वो किसी भी कारण से फंस जाता है स्ट्रैप में, तो मैं समझता हूँ कि उसने ये पहले समझा ही नहीं कि जब मैं लोन ले रहा हूँ उसको यूज कर रहा हूँ तो रिपेमेंट नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा जी। तो बैंक्स ने इस बात को सीधा रिकवरी से जोड़ के अपना एजेंट्स अपॉइंट कर दिए और एक प्रोसेस बना दिया कि आपको कैसे ना ये भी टेन प्रकार है, आपको पैसा रिकवर करना है जी। लेकिन अगर हम इस बात को पहले जागरूक थोड़ा पहले बताएं, कस्टमर को समझाएं, लेकिन उस टाइम तो केवल जुनून होता है बैंक को कि हमें किसी तरह से क्रेडिट कार्ड देना है, वो ये भी नहीं देखते कि एक आदमी के पास एक क्रेडिट कार्ड है या 10 क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास ऐसे भी केस हैं जिन्होंने 20-20 क्रेडिट कार्ड लोगों को उन्होंने दे दिए। मैं मानता हूं कि कस्टमर की भी इसमें गलती है कि क्रेडिट कार्ड उसने 20 क्यों लिए, लेकिन बैंकों ने अगर फोर्सफुली पेमेंट मतलब बिना किसी जानकारी लिए हुए इस तरह दिया है तो मैं समझता हूँ दोनों ही एट फॉल्ट हैं। नीरू जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या बैंकों पर किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? इस तरह के रिकवरी एजेंट्स वो रखते हैं, कभी कंप्लेंट होती है, तो क्या बैंकों पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? कभी पनिशमेंट ऐसी कोई केस सामने आया है क्या? देखिए, ऐसी आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि जैसे भोपाल में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने सुसाइड कमिट कर लिया, या मुंबई में कोई सुसाइड हो गया ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन एंड हरासमेंट बाय रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट इतने हद तक उनको परेशान कर देते थे, लेकिन बैंक इजीली बच जाते हैं क्योंकि बैंक कहते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया है रिकवरी का काम और मैंने उसको गाइडलाइंस बता दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल है, जैसे कि प्रतीक जी ने कहा कि कोई लूप होल है जिसकी वजह से फेयर प्रैक्टिसेस नहीं होती डेट को रिकवर करने की। अगर वो फेयर प्रैक्टिसेस करें, अगर हम पूरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चले तो आज हम एक बेटर पोजीशन पे हो सकते हैं और बैंक को अपना पैसा आसानी से मिल सकता है क्योंकि कस्टमर पैसा देना चाहता है। अगर उसने लिए तो उसे पता आज नहीं तो कल मुझे रीपेमेंट करनी ही करनी है। क्या बैंक पर मुकदमा वगैरह किया जा सकता है, कोई केस किया जा सकता है रिकवरी एजेंट रखने के एवज में? देखिए, बैंक ऐसी बातें सुनने को आई हैं, बैंक पे अगर हम केस करते भी हैं तो बैंक कई बार तो मुआवजा दे देते हैं अगर कुछ केस मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं तो, लेकिन जो केस नहीं सुनने को आते आम जनता को या भारत में उसका प्रचार नहीं होता कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम आई है एक कस्टमर को, बैंक कुछ नहीं करते। प्रतीक जी, आप क्या कहते हैं इस संदर्भ में? क्या बैंक जिस तरह से मुआवजा देता है लाखों में भी होता है, क्या केस किया जा सकता है उन पर कि वो रिकवरी एजेंट ऐसे रख रहे हैं जो हरास कर रहा है? बिल्कुल केस किया जा सकता है क्योंकि और बल्कि कुछ हमारे पास भी तर्क हैं जहाँ पे लोगों ने केस किया भी है जी। लेकिन कई जगह पे तो बैंक ने मुआवजा जैसे दिया जी, लेकिन कई जगह पे बैंक ने जहाँ पे लगा कि बैंक को कोई पेनल्टी हमारे पे बहुत ज्यादा लग सकती है, वहां पे बैंक सीधा सीधा मुकर गया कि हम इस एजेंसी को नहीं जानते, ये अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल मुकर गया। जब एजेंसी के ओनर तक आज जेल जाने की नौबत आ गई तब भी बैंक ने उसको नहीं माना क्योंकि उनको पता था कि हमारे पे गवर्नमेंट बहुत बड़ी पेनल्टी लगा सकता है। तो छोटा मोटा मुआवजा लेके कस्टमर वहां पे उस वक्त नहीं माना, नहीं तो छोटा मोटा मुआवजा देके बैंक इस बात को दबा देता। नागपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बैंक मुकर गया एकदम से कि रिकवरी एजेंट हमारी एजेंसी है ही नहीं कोई ऐसी, तो क्या कानूनी पेच क्या है इन तीनों के बीच में, रिकवरी एजेंसी, बैंक और कस्टमर के बीच में? मेन प्रॉब्लम बैंक कस्टमर अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उसको अपने राइट्स पता नहीं है। क्योंकि कानून ने, रिजर्व बैंक ने बहुत सारी गाइडलाइंस निकाल रखी हैं कि जिसमें वेरियस फोरम्स दे रखे हैं कि अगर आपको परेशानी है बैंक से तो आप पहले बैंक को लिखिए, उनके सीएमडी को लिखिए, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप आरबीआई की बैंकिंग डिवीजन को लिखिए, अगर फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं होता तो एक फोरम बैंक रिजर्व बैंक ने प्रोवाइड कर रखा है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, आप अपनी कंप्लेंट लिख के भेजिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर उसमें 45 दिन के अंदर अंदर फैसला दिया जाएगा और अगर बैंक की गलती है तो बैंक पे पेनल्टी लग सकती है। उसका कुछ रेयर केसेस में तो ये भी प्रावधान है कि बैंकिंग लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। लेकिन बैंक मुकर ही जाता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के, बैंक ने साफ मना कर दिया कि रिकवरी एजेंसी हमारी है ही नहीं, उस मामले में क्या होगा? जी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी रिकवरी एजेंसी अगर फोन बात कर रही है आपसे तो वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि आपसे क्या रिकवरी एजेंट्स बात कर रहा है, तो उसे बैकअप में वो आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो अगर उसकी आवाज़ है और आपने भी रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपने भी एविडेंस बना लिया है, तो बैंक पे लाइबिलिटीज फिक्स करी जा सकती है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और केस कर सकते हैं।
हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी से एक बार फिर से बात करते हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ आपके साथ हुआ, जैसा भी जो व्यवहार हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक बात कहना चाहेंगे जिससे जो और जो जनता है वो जागरूक हो और उसे इस तरह की जो 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 बातें हुई हैं वो उनसे ना गुजरना पड़े? बैंक या बैंक एजेंसी जो रिकवरी एजेंट हैं वो अपनी मनमानी तरीके से किसी से पैसा नहीं निकलवा सकते। बैंक के भी एक कानून है, एक तरीका है जो पैसा निकलवाने का है, वो उस तरीके से पैसा निकलवाना चाहिए उसको जी। मैं सारी जनता को कहना चाहूँगा कि वो समझे कि एक ह्यूमन राइट्स क्या है जी। सरकार ने हमें क्या फैसिलिटी दे रखी है, क्या लिमिटेशन है बैंकों की जी। किन हालात से बैंक रिकवरी कर सकता है, क्या क्या गाइडलाइन है उनकी, वो उसी गाइडलाइन के तरीके से वो रिकवरी करे जी। तो ये कस्टमरों को पता होना चाहिए कि उनके क्या उनकी हदें क्या है जी। अगर बैंक एजेंसी आपको परेशान करे तो उसके लिए फिर कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए, किस तरीके से उनसे लड़ना चाहिए, ये सबका पता होना चाहिए। चलिए नीनू जी, आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, कस्टमर अगर रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत करने पुलिस के पास जाता है, क्या पुलिस सहायता करती है या कर सकती है, ऐसे क्या कानून है? जी हाँ, पुलिस ने एक अलग ही सेल बना रखा है जो है एंटी एक्सटॉर्शन सेल। और जिस तरह से रिकवरी एजेंट्स पैसा रिकवर करने के लिए अपने मेथड्स अपनाते हैं वो बिल्कुल ही लाइक गूंज की तरह बिहेव करते हैं। कस्टमर जितनी मर्जी कंप्लेंट कर दे उसकी सुनवाई नहीं होती। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा पेच है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, सुनवाई नहीं करती है। हाँ, कई मामलों में सुनवाई नहीं करती। तो ऐसे में क्या डेब्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है उनकी? इसी तरह ही हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर के बिहाफ में बैंक और रिकवरी एजेंट्स के बीच में हम लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ, कस्टमर को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और बैंक से हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं कस्टमर के बिहाफ पे। नहीं, ये हमारा कस्टमर है, एक इंसान है, इसको ये प्रॉब्लम इसने फेस करी है, तो अब आप भी थोड़ा इसको सपोर्ट दीजिए। जैसे भी आपने बात करी थी सेटलमेंट को लेकर, तो कई केसेस में अगर बैंक मना करता है तो हम उसको उस लेवल तक लेकर जाते हैं, उसको इतना प्रिटेंड करवाते हैं कि हाँ, आपको सहायता करनी पड़े। बैंकों की मोटी कमाई का जरिया लोन देकर ब्याज पाना है। आज जिंदगी किस्तों में बढ़ चुकी है। घर, कार, घर का साजो सामान सब कुछ किस्तों पर। आपकी प्लानिंग कभी कभी धरी की धरी रह जाती है, नौकरी चली जाती है या ऐसा कुछ भी हो जाता है जो आपने सोचा नहीं होता और वो हो जाता है। बैंकों का लोन आप चुका नहीं पाते तो आपकी जिंदगी में आपके सम्मान की फजीहत करने रिकवरी एजेंट की एंट्री होती है। ऐसे में आपका जागरूक रहना बेहद जरूरी है। डेब्ट मैनेजमेंट की जानकारी जरूरी है और ऐसी एजेंसियों का पता भी आपके पास होना चाहिए जो आपको मुसीबत से बाहर लाने के लिए काम कर रही हैं। तो जागरूक रहिए, जिंदगी के प्रति सही नजरिया रखिए। आपने लोन लिया है, कोई ठगी नहीं की है। मजबूर होने का मतलब कमजोर होना नहीं है, बस जागरूक रहिए। जी हाँ, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साथ ही प्रदीप जी, आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आप कायदा कानून में आए और अपनी जो जिंदगी की जो ये क्षण थे हमारे साथ बांटे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कायदा कानून। फिलहाल मुकेश कपिल और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।